तो आज की इस वीडियो में समझते हैं कि RLC सीरीज सर्किट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। हमने AC थ्योरी के प्रीवियस वीडियो में 3 सेपरेट सर्किट्स पढ़े हैं, रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। उसी तरह से अब तीनों को सीरीज में और पैरेलल में इनके एप्लीकेशंस क्या हैं और कैसे इनके कैलकुलेशंस करने हैं वो समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। RLC सीरीज सर्किट। तो यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे सर्किट का। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये इंडक्टेंस और ये कैपेसिटर। तो इसमें RLC सर्किट कहिए, LRC सर्किट कहिए, CLR कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये सभी सीरीज में लगे हुए हैं और सीरीज में आपको पता है कि टर्मिनल्स का कोई मेन इफेक्ट नहीं होता, मेन बस वोल्टेज ड्रॉप का होता है। तो यहाँ पर इसको AC सप्लाई प्रोवाइड कराई गई है और ये ऐसे कनेक्ट है, इसमें करंट चल रहा है। अब क्योंकि ये सीरीज में है तो सभी में जाने वाला करंट सेम रहेगा। एवरी करंट ऑन एवरी ब्रांच विल रिमेन सेम बिकॉज these all three are connected in series circuit। तो यहाँ पर ये कंफर्म है कि करंट सब में एक ही जैसा रहेगा। अब यहाँ पे कलेश कहाँ उत्पन्न होता है? कलेश उत्पन्न होता है इन सभी के वोल्टेज ड्रॉप में, यानी VR रजिस्टर को मिलने वाला वोल्टेज और VL इंडक्टर को मिलने वाला वोल्टेज और VC कैपेसिटर को मिलने वाला वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पर ये जो है आपका सेपरेट वोल्टेज हो गया और ये टोटल सर्किट का वोल्टेज भी। अब हमें यहाँ पर समझना क्या है, मैंने आपको वेक्टर डायग्राम और वेव डायग्राम दोनों ही बताए थे, यानी कि फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम बताए थे। तो यहाँ पर भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स लागू होंगे, यानी कि जिसका जो गुण है वो रहेगा ही, चाहे उसको सीरीज में जोड़िए चाहे पैरेलल में जोड़िए। तो अब समझते हैं यहाँ पर जब हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, देखो रजिस्टर के लिए तो रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर XL और यहाँ पर XC, कहने का मतलब क्या है, इनका जो अपोज होगा यानी इनके रास्ते में जो रुकावट आएगी वो रेजिस्टेंस नहीं होगा, वो रिएक्टेंस होगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लेंगे कि जब रजिस्टर की बात होगी तो वहाँ पर रेजिस्टेंस यानी कि R होगा, और जब कैपेसिटर और इंडक्टर की बात होगी तो वहाँ पर X यानी कि रिएक्टेंस होगा। और ये जो हमारा टोटल रिएक्टेंस है, मेन पॉइंट जो है ऑब्जर्व करके क्या रखना है कि भैया जो रिएक्टेंस है वो दोनों का है, यानी कि दोनों का रिएक्टेंस जुड़ना चाहिए ना, ऐड होके टोटल रिएक्टेंस होगा नहीं। यहीं पर गलती करते हैं और यहीं पे मिस्टेक होती है। अब देखिए यहाँ पर मुझे पता है कि कैपेसिटर और इंडक्टर, ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, दोबारा बता दिया जाएगा। कैपेसिटर और इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है वो अपोज है, यानी उल्टा है। कैपेसिटर में लीडिंग करंट है और इंडक्टर में लैगिंग करंट है, यानी रिएक्टेंस का डिफरेंस। दोबारा सुनिए, रिएक्टेंस का डिफरेंस, यानी टोटल रिएक्टेंस यदि हम बात करेंगे तो क्या होगा, रिएक्टेंस का डिफरेंस। तो यहाँ पर मैं टोटल रिएक्टेंस क्या लिखूंगा, XL माइनस XC, XL माइनस XC, यहाँ पर मैं टोटल रिएक्टेंस लिखूंगा। और मुझे पता है कि XL बराबर क्या होता है, 2 पाई FL माइनस 1/2 पाई FC। तो ये हमारा जो है टोटल रिएक्टेंस जो है यहाँ पर बनेगा। तो ये आपको याद रखना है। और रेजिस्टर की केस में क्या होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप हमारा होगा वो क्या होगा, IR, यानी रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज ड्रॉप V बराबर IR होता था, तो मैंने लिख लिया। और रिएक्टेंस का मैंने आपको बता दिया कि टोटल रिएक्टेंस कैसे लेना है। ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख रहा, जो सर्किट बता रहा है बस वही कर रहे हैं। पहले रेजिस्टेंस की बात की हमने, क्योंकि सर्किट में तीनों है।
करंट की अभी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि सीरीज सर्किट है तो करंट सभी में सेम है। वोल्टेज ड्रॉप की बात हो रही है यहाँ। तो रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो IR था और रिएक्टेंस में जो हमारा वोल्टेज होगा वो क्या होगा, करंट इंटू रिएक्टेंस, यानी यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप हम लेंगे वो I इंटू एक्स लेंगे। और मैं आपको बता चुका हूं कि रिएक्टेंस यहाँ पर XL माइनस XC लेंगे, यानी कि जो टोटल रिएक्टेंस है वो दोनों का डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों है, क्योंकि दोनों आपस में अपोजिट है, उल्टे हैं, इसलिए। तो यहाँ पर हमें अब देखिए रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप भी मिल गया, कैपेसिटर का और इंडक्टर का दोनों का वोल्टेज ड्रॉप भी मिल गया। अब इनका टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखते हैं। हाँ, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इसे ही इंपीडेंस कहा जाता है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस को ही इंपीडेंस कहा जाता है। इट मींस द इंपीडेंस इज डिफाइंड एज इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ RLC सर्किट, यानी कि LCR सर्किट का जो कुल रेजिस्टेंस होगा, यानी रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस को मिलाकर वो क्या कहलाएगा, वो आपका जो है इंपीडेंस कहलाएगा। चलिए देख लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है यहाँ तक। अब देखो कुछ नहीं किया, जो दिखा रखा था वही हमने यहाँ पे सब कुछ नोट किया है। रेजिस्टेंस के केस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो IR होगा और टोटल जो इसका रिएक्टेंस होगा वो दोनों का डिफरेंस होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। टोटल रिएक्टेंस विल बी द डिफरेंस ऑफ XL एंड XC, यानी दोनों का अंतर होगा यहाँ पर जो उसका रिएक्टेंस होगा। उसके बाद आपको मैं एक रिमाइंडर के लिए फेजर डायग्राम मैंने बना दिया है। रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं था। इंडक्टर के केस में करंट लैग और वोल्टेज लीड, और वैसे ही कैपेसिटर के केस में करंट लीड है वोल्टेज से 90 डिग्री। तो ये तो था तीनों के अलग अलग फेजर डायग्राम। लेकिन अब सीरीज सर्किट का जो फेजर डायग्राम है वो हमें समझना है। तो देखिए जो ये बना हुआ है वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले जो करंट होगा रजिस्टर के केस में, यानी वोल्टेज ड्रॉप I इंटू R होगा, यानी ये हमारा जो है करंट सबका एक ही जैसा रहेगा। रजिस्टर के केस में वोल्टेज ड्रॉप IR होगा। अब अगर हम देखें कैपेसिटर के केस में तो जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा I इंटू XC, यानी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ही तो होगा। कैपेसिटर के केस में जो वोल्टेज ड्रॉप है तो यहाँ पर मैं VC लिख रहा हूँ, वोल्टेज ड्रॉप ऑफ कैपेसिटर, वो IXC होगा। और उसी तरह से यदि हम इंडक्टर का देखें तो V ऑफ L इक्वल टू I इंटू XL, यानी कि जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इंडक्टिव के केस में वो कैसा होगा, लैगिंग करंट होता है ना, तो इसका डाउनवर्ड है, करंट की साइड जो है वो डाउनवर्ड है, और ये रजिस्टर का है और ये कैपेसिटर का है। तो जो ये ग्राफ था वही हमने यहाँ पर छाप दिया, तो कुछ नया नहीं किया है। और हमें पता है कि इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वी नीड टू ऐड बाय वेक्टर डायग्राम। हमें वेक्टर कैलकुलेशन करनी होती है इसमें, ऐसे ही नहीं कि 1 2 3 प्लस ऐड करके कर दिया और हो गया, नहीं, हमें वेक्टर की कंडीशंस इसमें लगानी होती है। तो अब यहाँ पे जो इनका रिजल्टेंट होगा वो कुछ यहाँ पे जाकर मिलेगा, इधर से आगे चलेंगे और इधर से आगे चलेंगे, इसका जो ये रिजल्टेंट मुझे मिला वो कुछ ऐसा मिलेगा। ऐसा ही होता है ना इंपीडेंस ट्रायंगल, और देखने में अजीब सा लगता है। मैंने कुछ अलग किया क्या, नहीं, इससे डायरेक्शन यहाँ गया और इससे डायरेक्शन यहाँ गया। हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट ही तो लेते हैं ना, वही तो उसकी वेक्टर कैलकुलेशन होती है। तो हमारा यहाँ पर जो V बनेगा वो क्या बनेगा, I इंटू जेड, V बराबर I इंटू जेड। अब ये Z क्या है, ये Z आपका इम्पीडेंस है। ये क्या है, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मैं आपको बता चुका हूं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ RLC सर्किट, यानी कि तीनों को मिलाकर जो रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया वो हमारा इम्पीडेंस है। द ऐसा यूनिट ऑफ इम्पीडेंस इज आल्सो ओम, क्योंकि ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। इम्पीडेंस की जो इकाई होगी वो भी क्या होगी, ओम। अब इम्पीडेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये कैसे आया समझते हैं। सबसे पहले जब इनका वेक्टर कैलकुलेशन होगा तो वोल्टेज ड्रॉप हम कैलकुलेट करेंगे रजिस्टर का स्क्वायर प्लस टोटल रिएक्टेंस का स्क्वायर। टोटल रिएक्टेंस है ये हमारा X, इक्वल टू में जो रजिस्टर का जो वोल्टेज ड्रॉप था, वोल्टेज ड्रॉप ही ले रहे हैं ना वेक्टर से, तो रेजिस्टेंस के केस में क्या था, IR था ना,
तो आई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल के केस में, एक्स के केस में, रिएक्टेंस के केस में क्या होगा, करंट इंटू रिएक्टेंस का स्क्वायर। अब हमने क्या किया, यहां से आई कॉमन ले लिया, आई स्क्वायर, ये यहाँ पे ये पूरा ही है, अलग अलग नहीं है, आई स्क्वायर आर स्क्वायर और आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, करंट जो है कॉमन ले लिया, स्क्वायर कैंसिल होके बाहर आ गया। स्टेप बाय स्टेप समझना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बेसिक है। तो यहाँ पे क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, और मुझे पता है ये हमारा आई जो इधर v से डिवाइड हो जाएगा, और क्या बचेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स, हमारा क्या था, x इज द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो XL माइनस XC, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, XL माइनस XC का स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे यदि v बराबर आई जेड हो सकता है तो v अपन आई क्या हो सकता है, जेड, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। अब यहाँ पे जो इसका साइन होता है वो अप्रोक्सीमेटली लगा होता है, माइनस कभी नहीं लिखा होता, ध्यान से देखना। ऐसा क्यों होता है ये भी समझेंगे हम, पहले आप इसको नोट करिए, फॉर्मूला ध्यान से देखिए लास्ट में क्या लिखा है। तो अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि भाई यहां पर ये अप्रोक्सीमेशन का साइन क्यों लगा। तो यहां पर आपको ये समझना है भाई, एसी सर्किट है, यहां पर ऊपर नीचे चलता रहता है, मैक्सिमम और मिनिमम चलता रहता है, कभी इंडक्टिव रिएक्टेंस बड़ा होगा, कभी इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस बड़ा होगा, दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसका डिफरेंस लेंगे। यहाँ भी डिफरेंस की बात हुई थी ना, कोई स्पेसिफिक तो नहीं बताया था कि इसी में से इसको माइनस करना है। तो ये 2-3 पॉइंट जो है नोट करने वाली होती है। अब इसका एप्लीकेशन समझेंगे और इसका फॉर्मूला जो है आपको बहुत ही काम आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपीडेंस की डेफिनेशन बताऊंगा आपको, वो कैसे रिटर्न में लिखना है, फटाफट से इसको नोट करिए। इम्पिडेंस, इसे प्रतिबाधा कहते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ RLC सर्किट, यानी कि ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है कि अब हम RLC सर्किट देख रहे हैं ना, तो रेजिस्टेंस वर्ड तो केवल रजिस्टर के लिए था ना, लेकिन जो इंडक्टर था और कैपेसिटर था वो तो नहीं मानेगा ना, उसका जो अपना रिएक्टेंस था, यानी कि हम इम्पीडेंस को कह सकते हैं Z इक्वल टू रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस प्रतिरोध प्लस प्रतिघात, रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस। तो ये आपसे क्वेश्चन में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। एक मेन पॉइंट और आपको क्या लर्न करना है, द इम्पीडेंस इज ऑल्सो अ रेजिस्टेंस, सो द SI यूनिट ऑफ इम्पीडेंस इज ओम, यानी कि जो इम्पीडेंस की जो SI यूनिट है वो क्या है, ओम। ये भी एक तरह का प्रतिरोध ही तो है ना। और सबसे मेन बात क्या है, जो अभी हमने फॉर्मूला जो बनाया था तो वो हमें याद रखना है, आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, जो कि होता है सीरीज सर्किट में, फॉर सीरीज RLC सर्किट। अब समझते हैं कि जो ये हमारा RLC सर्किट सीरीज है उसका यूज कहाँ होता है। भाई जब जिस चीज का यूज ही नहीं पता तो हम उसे पढ़ क्यों रहे हैं, और पहली बात तो समझ में ही नहीं आएगा और मजा नहीं आएगा पढ़ने का कि भाई हमने इसको पढ़ा क्यों।
एप्लीकेशन ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट, यानी कि सीरीज में जो आरएलसी उपकरण लगाए जाते हैं उनका यूज कहाँ होता है वो हमें समझना है। तो सबसे फर्स्ट में इसका जो यूज है वो है एज अ फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट का क्या मतलब है वो भी समझ लेते हैं हम। जब एसी को, ध्यान से समझिएगा, जब एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी डीसी का यूज हमें पता है कहाँ कहाँ होता है, तो उसी के लिए हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। और जब एसी को डीसी में बदला जाता है तो वो प्योर डीसी नहीं होती है। उसे प्योर डीसी बनाने के लिए हमें फिल्टर सर्किट की आवश्यकता पड़ती है। वो फिल्टर सर्किट आरएलसी सीरीज में लगे होते हैं, यानी रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, यानी डायरेक्ट कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए काफ़ी जो है यूजफुल होता है ये आरएलसी सर्किट। एज अ फिल्टर सर्किट में यूज होता है। फिल्टर सर्किट मैं आपको बता चुका हूं, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या याद रखना है, LRC यूज्ड फॉर प्योर डीसी, यानी कि भाई सीरीज है तो LRC लिखो, RLC लिखो, कोई मतलब नहीं है, एक ही बात है। तो LRC सर्किट यूज्ड एज अ प्योर डीसी को हम कैसे याद रखेंगे, लाला राम की छोरी प्योर देसी। अब ये तो याद रह जाएगा ना, डायरेक्ट बोलेंगे लाला राम की छोरी प्योर देसी। और इसको पढ़ने के लिए कैसे याद रखना है, LRC सर्किट यूज्ड एज अ प्योर डीसी, प्योर डीसी बना के देने में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है।